सो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये हमारे इस चैनल का 21वां वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 12th वीडियो है, जिसमें कि हम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइस, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बारी आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स, मतलब कि डिबेंचर्स डिसएडवांटेजेस किस तरीके से होते हैं। सो जैसा कि हमने एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स को पढ़ते वक्त में दोनों व्यू पॉइंट्स को देखा था, मतलब कि हमने एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिबेंचर होल्डर पढ़ा था एंड हमने एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से हम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स को भी दोनों व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे, मतलब एक डिबेंचर होल्डर के लिए डिबेंचर्स डिसएडवांटेजेस क्यों है एंड एक कंपनी के लिए डिबेंचर्स डिसएडवांटेजेस क्यों है। सो सबसे पहले आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स डिसएडवांटेजेस क्यों होते हैं। सो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बिजनेस फर्म, दे हैव नो कंट्रोल ओवर द बिजनेस, दे रिमेन एज अ mere इन्वेस्टर, सो दिस इज डिसएडवांटेजेस टू देम। ये पॉइंट क्या कहता है कि डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी में किसी भी तरीके का वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, उन्हें मैनेजमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं मिलता है, उनके पास कोई भी किसी भी तरीके का ओनरशिप नहीं होता है बिजनेस फर्म के ऊपर में। वो बस बिजनेस फर्म के लिए एक सोर्स है जिसके थ्रू वो कैपिटल रेस कर सकता है। सो क्योंकि वो बिजनेस फर्म के लिए सिर्फ एक सोर्स है जिसकी तरह वो कैपिटल रेस कर सकता है एंड उनको बस एक इन्वेस्टर के तौर पे देखा गया है एंड उन्हें किसी भी तरीके का ओनरशिप नहीं मिला है, तो वो उनके लिए डिसएडवांटेजेस होगा। क्यों? क्योंकि अगर इतना खासा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बावजूद भी मुझे अगर कोई वोटिंग कंट्रोल नहीं मिलता है तो मैं क्यों फालतू में डिबेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए जाऊंगा। मैं तो उसी अमाउंट से शेयर्स खरीद सकता हूं जिससे कि मुझे वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे एंड बिजनेस के ऊपर ओनरशिप भी मिलेगा। बट मैंने डिबेंचर्स खरीद लिया जिसमें कि मुझे किसी भी तरीके का ओनरशिप नहीं मिला, तो ये तो मेरे लिए डिसएडवांटेजेस ही हुआ। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इन केस ऑफ नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स द मनी इन्वेस्टेड बाय अ डिबेंचर होल्डर गेट्स स्टक एज द अमाउंट इज पेएबल ओनली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द होल्डर कुड हैव यूज्ड दिस अमाउंट इन अदर बिजनेस पर्पसेस बट नाउ ही इज नॉट बीइंग एबल टू डू सो। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में क्या होता है कि कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था डिबेंचर होल्डर के थ्रू, वो पैसा कंपनी के डिसोल्यूशन तक कंपनी के पास ही रह जाता है, वो कंपनी जो है डिसोल्यूशन से पहले वापस नहीं करती है। तो क्योंकि वो पैसा कंपनी डिसोल्यूशन से पहले वापस नहीं करती है, इसमें क्या होता है कि डिबेंचर होल्डर का जो पैसा था वो एक तरीके से बिजनेस फर्म में फंस गया है। तो क्योंकि उसका पैसा बिजनेस फर्म में फंस गया है तो ये उसके लिए डिसएडवांटेजेस होगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो कि उसका फंस गया है वो उसे किसी और तरीकों में भी इन्वेस्ट कर सकता था, बट अब वो नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो पैसा कंपनी में लगा हुआ है। सो क्योंकि वो पैसा कंपनी में लगा हुआ है एंड वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा है, सो ये एक डिबेंचर होल्डर के लिए डिसएडवांटेजेस ही होगा। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स द डिबेंचर होल्डर्स डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी फॉर हिज डिबेंचर, सो इफ द कंपनी इज अनएबल टू पे द होल्डर्स मनी बैक हिज मनी गोज इन वेन। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में डिबेंचर होल्डर को किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं मिलता है। डिबेंचर होल्डर के पास किसी भी तरीके का कोई भी सिक्योरिटी या फिर किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं होता है। तो क्योंकि उसके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है तो ये उसके लिए डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कारणवश कंपनी उसका पैसा नहीं दे पाती है तो उसका पैसा तो फिर डूब जाएगा। अगर कंपनी ने उसे कोई भी एसेट नहीं दिया है जिसके थ्रू वो पैसा ना मिलने पर उसको बेच के अपना पैसा ले सकता है, तो ये तो उसके लिए डिसएडवांटेजेस होगा। क्यों? क्योंकि उसका पैसा तो डूब जाएगा। अब मान के चलिए आपने एक बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट किया था 4 लाख रुपया जो कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर था। आपने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर ही सही, हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, हम रिस्क लेने को तैयार हैं। अब कंपनी क्या हुआ, कंपनी जो है वो डूब गई। अब क्योंकि कंपनी डूब गई तो वो तो आपको अपना पेमेंट कर नहीं पाएगी, सो आपको अपना पेमेंट कंपनी की तरफ से मिलने वाला है नहीं एंड आपके पास कोई एसेट भी नहीं है जिसको आप बेच के अपना पैसा वापस कर सकते हैं। सो यहाँ पे तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब गया। सो ये बात कि आपका पूरा का पूरा पैसा डूब गया है जस्ट बिकॉज कि आपने एक अनसिक्योर्ड डिबेंचर में इन्वेस्ट किया था, ये एक डिबेंचर होल्डर के लिए डिसएडवांटेजेस होगा।
जो अगला पॉइंट है वो ये है कि द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय डिवेंचर होल्डर इज फुली टैक्सेबल। ये पॉइंट क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट एक डिवेंचर होल्डर को मिलता है उसके डिवेंचर के बदले में वो टैक्सेबल होता है, मतलब उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। सो क्योंकि उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है, सो इससे क्या होगा कि डिवेंचर होल्डर का जो इनकम टैक्स बर्डन था वो इनकम टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा। एंड क्योंकि डिवेंचर होल्डर का इनकम टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा, सो ये तो उसके लिए डिसएडवांटेजियस ही होगा। अब इस पॉइंट पे आपको एक डाउट हो सकता है कि हमने जब एडवांटेजेस पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के ऊपर इनकम टैक्स नहीं होता है, एंड अब हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के ऊपर में इनकम टैक्स होता है। सो ये कौन सी बात हुई? तो देख लीजिए, बात यह है कि कंपनी के तरफ से डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब कि कंपनी ने जितना अमाउंट दिया है एज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे वो अमाउंट का बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो इंटरेस्ट का जो कि एक डिवेंचर होल्डर को मिला है। वहां पे हम बात कर रहे थे वो पैसा जो कि कंपनी ने पे किया है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो पैसा का जो पैसा डिवेंचर होल्डर को मिला है। वहां पे कंपनी ने उस पैसे को खर्चा किया था एंड यहाँ पे ये पैसा डिवेंचर होल्डर को मिला है। सो जो पैसा डिवेंचर होल्डर को मिलता है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, एंड जो पैसा कंपनी दे रही है डिवेंचर होल्डर को उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस है। जो अगला पॉइंट वो ये है कि द प्राइसेस ऑफ डिवेंचर्स इन द मार्केट फ्लक्चुएट विद द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि डिवेंचर का जो दाम है मार्केट में वो फ्लक्चुएट करता रहता है, वो बहुत बढ़ता रहता है, बहुत घटता रहता है। कभी कभार वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो कभी कभार वो बहुत कम हो जाता है। सो ये फ्लक्चुएशन जो कि डिवेंचर के दाम में हो रहा है ये डिवेंचर होल्डर के लिए डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि डिवेंचर होल्डर को मालूम ही नहीं है कि इस साल डिवेंचर का कितना दाम होगा। ये बात की डिवेंचर के अमाउंट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को मुश्किल बना देती है। सो क्योंकि एक डिवेंचर होल्डर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है, सो डिवेंचर जो है उसके लिए डिसएडवांटेजेस होंगे। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि डिवेंचर्स के दाम में फ्लक्चुएशन होना एक डिवेंचर होल्डर के लिए डिसएडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन होने की वजह से डिवेंचर होल्डर जो है वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है। अब बारी आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एक कंपनी के लिए डिवेंचर्स डिसएडवांटेजियस क्यों होते हैं, क्यों एक कंपनी के लिए डिवेंचर्स नुकसानदायक होते हैं। सो जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि द इंटरेस्ट टू बी पेड टू द डिवेंचर होल्डर इज फिक्स्ड एंड इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। द कंपनी हैज टू पे द अमाउंट ऑफ interest whether it earns profit or incurs losses. This imposes a burden on the company as the company must always have an amount of finance ready so that it can pay interest to debenture holders. Sometimes the company does not have proper finances and itself borrows money to pay off interest. So ये पॉइंट क्या कहता है कि डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया जाता है वो कंपनी के लिए एक बर्डन है, वो कंपनी के लिए एक सरदर्द है। अब वो कैसे सरदर्द है इसको समझिए। हम क्या जानते हैं कि डिबेंचर्स के ऊपर जो पैसा है वो एक फिक्स्ड रेट में दिया जाएगा एंड वो हमें देना ही देना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कि हमें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे डिवेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं है, हमें डिवेंचर होल्डर को पैसा देना ही है। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो अपने प्रॉफिट से दो, अगर लॉस हुआ है तो कहीं से ला के दो, लेकिन तुम्हें देना ही देना है। सो ये बात कि हमें डिवेंचर होल्डर को पैसा देना ही देना है, इससे क्या हो जाता है कि एक कंपनी को हमेशा एक फाइनेंस रेडी रखना पड़ता है ताकि जब डिवेंचर होल्डर को पैसा देने का समय आए तो वो उसे इंटरेस्ट का पैसा दे पाए। तो ये बात की डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए हमें हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये एक बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेज बन जाता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक फर्म हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फाइनेंस को मेंटेन करके रख पाए सिर्फ इसलिए कि हमें डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना है। कभी कभार कंपनी वो फाइनेंस मेंटेन करके नहीं रख पाती है, कभी कभार कंपनी को जब लॉस हो जाता है तो उसे खुद दूसरे कंपनी से बोरो करना पड़ता है पैसा ताकि वो अपने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पैसा दे पाए। सो ये बात की हमें हमेशा एक फाइनेंस रेडी रखना पड़ेगा ताकि हम हमेशा अपने डिवेंचर होल्डर्स को वो पैसा दे पाए। ये बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस है। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि डिवेंचर्स आर यूजुअली सिक्योर्ड बाय एन एसेट व्हिच मींस इफ इन केस द कंपनी इज अनेबल टू पे द अमाउंट बैक टू द डिवेंचर होल्डर्स, द डिवेंचर होल्डर्स कैन यूज द assets attached to gain back their money. This is disadvantageous to the firm as the assets could have been used for raising funds by other methods but now they are secured, which confines the use of the assets by the company.
सो ये पॉइंट से हमारा क्या मतलब है कि हम जानते हैं कि हमें डिबेंचर्स इशू करते वक्त एक एसेट को दांव पे लगाना पड़ता है, हमें एक एसेट को दे देना पड़ता है ताकि अगर हम डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस नहीं कर पाए तो वो डिबेंचर होल्डर्स उन एसेट्स को बेच के अपना पैसा वापस ले सकते हैं। सो ये बात कि वो डिबेंचर होल्डर्स उन एसेट्स को बेच के अपना पैसा ले सकते हैं, ये एक कंपनी के व्यू पॉइंट से डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं वो एक डिबेंचर के बदले में सिक्योर हो गए हैं, वो एक डिबेंचर के बदले में रखे गए हैं। सो क्योंकि वो एक डिबेंचर के बदले में रखे हुए हैं तो कंपनी उससे जो है ज्यादा यूज नहीं कर पा रही है, कंपनी जो है उससे दूसरे कामों में नहीं लगा पा रही है जो कि वो पहले लगा सकती थी अगर वो सिक्योर्ड नहीं होते। बट क्योंकि वो सिक्योर्ड है एंड कंपनी उनका यूज दूसरे कामों में नहीं कर पा रही है, सो ये कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि जो यूज जो कि उस एसेट से हो सकता था अब जो है वो उतना यूज नहीं हो पा रहा है। अगर हमारा एसेट सिक्योर्ड नहीं होता डिबेंचर्स के अगेंस्ट तो हम उससे दूसरे कामों में लगा सकते थे, हम उससे बैंक के थ्रू लोन ला सकते थे, हम उससे इक्विटी शेयर्स ला सकते थे, हम उससे दूसरे तरीकों से भी इन्वेस्टमेंट करवा सकते थे। बट क्योंकि वो डिबेंचर्स की वजह से सिक्योर हो गए हैं, इसकी वजह से हम अपने एसेट्स को उतना यूज नहीं कर पा रहे जितना हमें चाहिए, तो ये एक कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस होगा। जो अगला पॉइंट है वो है कि द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी व्हिच हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर्स डिक्रीजेस एज मेनी इन्वेस्टर्स वुड नॉट टेक इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन द कंपनी बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर्स मीन्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सिक्योर्ड, सो एनी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर विल नॉट गेट मच सिक्योरिटी फॉर हिज इन्वेस्टमेंट व्हिच विल रेस्ट्रिक्ट हिम फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि एक कंपनी अगर बहुत ज्यादा डिबेंचर्स इशू कर देती है तो वो उसके क्रेडिट वर्दीनेस को घटा देता है। अब वो कैसे घटाता है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा। मान के चलिए आप एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं, आप उसे जाके बोलते हैं कि देखिए मुझे अपनी कंपनी में कैपिटल चाहिए, आप उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनके पास आपके कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है कि आपके कंपनी ने कितना डिबेंचर्स इशू किया है, कितना शेयर्स इशू किया है, एंड आपको भी इनको बताना पड़ता है कि हमारा कंपनी का ये स्टेटस है, आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप किसी इन्वेस्टर को जाके बोलते हैं कि मेरे कंपनी में 1000 डिबेंचर्स इशूड हैं, सो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपने अपने कंपनी के 1000 एसेट्स को भी दांव पे लगाया हुआ है। तो वो जो इन्वेस्टर है वो ये सोचेगा कि इसने जो है अपने कंपनी के 1000 एसेट्स को दांव पे लगाया हुआ है, तो अगर इसका 1000 एसेट्स दांव पे लगाया हुआ है तो क्या ये मुझे डिबेंचर्स के बदले में कोई सिक्योरिटी दे पाएगा? इसका तो पहले से ही इतना सारा एसेट्स दांव पे लगा हुआ है, तो ये मुझे क्या सिक्योरिटी देगा? सो ये बात कि ये मुझे क्या सिक्योरिटी देगा, मुझे इससे सिक्योरिटी मिलने का उम्मीद बहुत कम है, ये एक इन्वेस्टर के माइंड को अफेक्ट करता है। तो वो इन्वेस्टर आपको बोल सकता है कि नहीं, आपके कंपनी ने बहुत ज्यादा डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं एंड मुझे नहीं लगता है कि आपका कंपनी मुझे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएगा, इसलिए मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो हो सकता है कि आप एक बैंक के पास जाएं एंड बैंक भी आपसे सेम यही क्वेश्चन करे कि आपने तो 1000 डिबेंचर्स पहले से ही इशू करके रखे हुए, सो हम आपके कंपनी में क्या सोच के इन्वेस्ट करें। अब आप हो सकता है कि एक इन्वेस्टर को जैसे तैसे करके मना भी ले कि वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, बट आप एक बैंक को नहीं मना पाएंगे, आपको एक बैंक को कोई ना कोई सिक्योरिटी देना ही पड़ेगा। एंड अगर आप अपने बैंक को सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं तो आप भूल जाइए कि वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है, वो आपके कंपनी में किसी भी हालत में इन्वेस्ट नहीं करने वाली है। वो आपको पहले ही बोल देगी कि क्योंकि हमें ये लगता है कि आप हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, इसकी वजह से हम आपकी कंपनी में कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। सो ये इन्वेस्टर को दूर कौन ले जा रहा है? बहुत ज्यादा डिबेंचर्स। सो बहुत ज्यादा डिबेंचर्स हो जाना एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि ये आपके कंपनी का जो नाम है मार्केट में उसको कहीं ना कहीं डाउन कर देता है। कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि ये कंपनी ने पहले से ही इतना एसेट्स दांव में लगाया हुआ है, ये मुझे क्या देगा, तो ये आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट को रोक देता है। सो इसलिए डिबेंचर्स का बहुत ज्यादा हो जाना कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस है। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि रिडीमेबल डिबेंचर्स गिव द होल्डर द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग देयर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स एंड गेन ओनरशिप ऑफ द फर्म। दिस इज डिसएडवांटेजेस टू द फर्म एज द ओनरशिप विल गेट फर्दर डिवाइडेड। अब देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, हमारे पास एक ऐसा डिबेंचर्स है जिसमें कि अगर डिबेंचर होल्डर को ये लगता है कि वो डिबेंचर्स में खुश नहीं है एंड वो डिबेंचर्स से शेयर में जाना चाहता है तो शेयर्स में आ ही सकता है। सो अगर वो शेयर्स में आ जाएगा तो इससे क्या होगा, आपके कंपनी के ओनरशिप में अफेक्ट पड़ेगा, आपके कंपनी के ओनर्स के नंबर में इंक्रीमेंट होगा। सो क्योंकि आपके कंपनी के ओनर्स के नंबर में इंक्रीमेंट होगा, ये आपके बिजनेस फर्म को डिसएडवांटेज देगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ओनरशिप एक कंपनी को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। आपके कंपनी में अगर ओनर्स बढ़ेंगे तो हर एक ओनर अपनी तरीके से कंपनी को चलाने की मांग करेगा एंड ये आपके बिजनेस फर्म में एक हैवॉक क्रिएट कर देगा। सो रिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं वो कंपनी
कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस होते हैं। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अ कंपनी विच डज नॉट हैव सफिशिएंट एसेट्स टू ऑफर टू द डिवेंचर होल्डर कैन नॉट यूज दिस प्रोसेस टू दैट एक्सटेंट। फॉर सच कंपनीज दिस प्रोसेस इज नॉट ऑफ बिग यूज। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस फर्म के लिए वो लाभदायक ही हो, कुछ बिजनेस फर्म के लिए वो लाभ नहीं भी देते हैं। अब आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, अगर आपके कंपनी के पास उतना ज्यादा एसेट्स नहीं है कि वो डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योरिटी दे सके, तो क्या वो डिबेंचर्स के थ्रू पैसा ला पाएगी? नहीं ला पाएगी। क्यों? क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि डिबेंचर्स के थ्रू अगर पैसा लाना है तो हमें कोई ना कोई एसेट देना ही पड़ेगा। बट अगर मेरे पास उतना एसेट्स नहीं है कि मैं उन्हें सिक्योरिटी के रूप में दे पाऊं, तो फिर तो मैं ये प्रोसेस को यूज ही नहीं कर पाऊंगा। तो क्या डिबेंचर्स मेरे लिए उस टाइम पे एडवांटेजियस होंगे? नहीं होंगे। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी के पास उतना एसेट्स हो जितना एसेट से वो डिबेंचर्स इशू कर सके। सो क्योंकि उसके पास उतना एसेट्स नहीं है तो डिबेंचर्स उसके लिए उतना लाभदायक प्रोसेस नहीं बन जाता है, वो उसके लिए एक डिसएडवांटेजियस प्रोसेस है। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।